नमस्कार फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आज अपने जो बात करेंगे क्लास 10 की प्रश्नावली 1 वास्तविक संख्या। इसके अंदर जो प्रश्नावली कटी हुई है उनको छोड़कर मैं सारा करवाऊंगा। हो सकता है इस एक वीडियो में एक प्रश्नावली कंप्लीट हो जाए, लेकिन मैं अगर आपको वैसे जैसे बोर्ड पे कराते हैं वैसे कराऊंगा तो टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा। ये क्या मेरे जो नोट्स तैयार किए हुए हैं, यानी मैंने इनको पहले टाइप किया है सब कुछ और अच्छे तरीके से आपको समझा दिया जाएगा। आपको सिर्फ इसी तरीके से आप इसको एग्ज़ाम टाइम के टाइम, अगर एग्ज़ाम समय के टाइम में अगर इस वीडियो को देखते हो, क्योंकि ये प्रश्नावली कम से कम 25-30 मिनट में पूरी होने वाली है। यानी जिस प्रश्नावली को कराने में 2 से 3 दिन लगते हैं वो 25-30 मिनट में आपकी कंप्लीट हो रही है। इसी प्रकार आपको क्लास 10 की सभी प्रश्नावलियों की वीडियो मिलेगी, यानी वैसे समझाएंगे क्योंकि आपका समझा हुआ है। आप अगर ध्यान से इस वीडियो को देखोगे तो आप एग्ज़ाम टाइम के समय चाहे कैसे भी टेस्ट के समय आप इसका रिवीजन करोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो अपने आज बात करेंगे पहली प्रश्नावली के बारे में। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके अंदर आपको मैथ क्लास 6 से 10, इसके अलावा उसके बाद 11वीं 12वीं की मैथ भी शुरू की जाएगी, लेकिन उससे पहले 10 तक शुरू की जा रही है। तो जो भी बच्चे मैथमेटिक्स से बैकग्राउंड से हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। तो अपने बात करते हैं पहली प्रश्नावली के अंदर 1.1 जो प्रश्नावली है वो मैंने तैयार तो कर ली है, लेकिन अब की बार उसको 30% सिलेबस के हिसाब से काटा हुआ है। यानी 1.1 वास्तविक संख्या प्रश्नावली, उसको 1.1 को काट दिया गया है। तो ये विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना था। वैसे है इजी, ये कुछ नहीं है, लेकिन इसको अपने नहीं करना। अपने चलते हैं अब आगे 1.2 पे। यानी 1.1 तो अपनी कटी हुई है, इसको तो करना नहीं है अब की बार पेपर में, क्योंकि ऐसे तो सिलेबस में जो है उसी के हिसाब से आएगा पेपर में, ऐसे कैसे दे देंगे। अब अपनी बात करें 1.2 के अंदर, तो पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। तो आपको क्या करना है, पहले जैसे पहला क्वेश्चन इसमें 140 है, इसका आंसर क्या है अभाज्य गुणनखंड इसके। आप ध्यान से देखना, वीडियो पूरी देखना, स्किप मत करना, ताकि आपका कोई भी डाउट है वो यहाँ क्लियर हो जाए। आप बार बार वीडियो ना देखो, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं मिलेगा। आप इसे पढ़ो, बस इतना बहुत है, आपको पता चल जाएगा अभाज्य गुणनखंड। अब देखो कैसे है, आप सबको पता है कि अपने जैसे अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ये विधि होती है। जैसे 140 का मैंने किया, 140 के अंदर पहले किसका भाग जा रहा है, 2 का, तो 70 आ गया। फिर किसका जाएगा, 2 का, 35। फिर किसका जाएगा, 7 का दे दो, पहले 5 का दे दो, चलो 7 का दे देते हैं, पहले 5 का होता है वैसे, 7 5 35। अब किसका जाएगा, 5 एकम 5। तो ये हो गया कंप्लीट, 5 एकम 5। इस तरीके से 5 एकम 5, यानी इसके फैक्टर क्या बने, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये अभाज्य गुणनखंड विधि से जो आपने भाग दिया है वही लिखने हैं। अब 2 बार आए हैं तो उनको क्या लिख दिया, 2 की स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 लिख दिया। बस यही क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि से फैक्टर है। तो सभी क्वेश्चनों के 140 वाला बताया, इसी तरीके से 156 को करना है, इसी तरीके से 38-25 वाला करना है, इसी तरीके से 5005 वाला करना है, इसी तरीके से आपको 74-29 वाला करना है। 156 वाला करेंगे तो उसके अंदर 2 का भाग जाएगा पहले, फिर 2 का जाएगा, फिर 3 का, फिर 13 का। आप देख लो कैसे करने हैं। अब आपके सामने फैक्टर दिए हैं, 38-25 के अंदर 3 की स्क्वायर, 5 की स्क्वायर इंटू 17 आएगा, 5005 के अंदर 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 आएगा, 74-29 के अंदर 17 इंटू 19 इंटू 23 आएगा। यानी आपको क्रम से करना है, पहले छोटी संख्या का भाग देना है। आप 140 के अंदर अभाज्य गुणनखंड विधि करते हो तो उसके अंदर पहले छोटी संख्या, जैसे 2 का जा रहा है 2 से शुरू करो, 2 का नहीं जा रहा तो 3 से शुरू करो, 3 का नहीं जा रहा फिर 4 देखो, फिर आगे 5 पे जाओ। इसी तरीके से जैसे आपको देख लो इसमें क्रम से दिया हुआ है मेरा, यानी पहले 2 का दिया, फिर 5 का, फिर 7 का। इस तरीके से आपको इसका अभाज्य गुणनखंड आपको बता दिए। आप रफ नोटबुक में करो। आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए बोर्ड में तो आपको अभाज्य गुणनखंड करके दिखा के फिर लास्ट में ये आंसर लिखना है। मैंने यहाँ शॉर्ट किया क्योंकि आपको अभाज्य गुणनखंड आता है, इसलिए मैंने इसको आगे ऐसे नहीं बताया। आपको भी कैसे करना है आपको एक बार बता दिया गया, ऐसे करना है। तो आपको ये वर्ड के अंदर आ जाए तो आपको पूरा पहले अभाज्य गुणनखंड करके फिर ये आंसर देना है। तो आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के अंदर। दूसरे क्वेश्चन के अंदर क्या है, दूसरे क्वेश्चन में ये है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। तो ये एक सूत्र होता है भी, कोई भी दो संख्या दे रखी है
तो उनका अगर गुणा करेंगे, मान लो एक संख्या ए है और एक बी है, दोनों संख्याओं का गुणनफल ए इंटू बी होगा, बराबर किसके होगा, एचसीएफ और एलसीएम, यानी इनका जो लेस है और मैस है आएगा ना, उसके गुणनफल के बराबर हो गया। ये एक प्रकार का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले पे आधारित अगर आपको एक संख्या दे दे या आपको एचसीएफ दे दे, यानी 3 कंडीशन देगा आपको, एक ऐसे पूछ सकता है भी इसका एलसीएम निकालो या फिर इसका एचसीएफ निकालो, या एक संख्या दे दी एक दूसरी संख्या निकालो, तो आपको ये भी करना पड़ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो अब इसमें देखते हैं अपने, पहले क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। इसके बाद आपको इन दोनों जो दो संख्या दे रखी है इनका गुणनफल करना है, गुणनफल करके आपको चेक करना है भी ये सही है कि नहीं है। तो पहला जो क्वेश्चन है 26 और 91, 26 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, सेम वही तरीका। 26 के अभाज्य गुणनखंड कैसे करोगे, इस तरीके से, यहाँ पे 26 लिखो, जैसे 2 का भाग दिया तो 13 आ गया, फिर 13 का जाएगा और किसी का नहीं जाएगा, 13 एकम 13, तो 2 इंटू 13 बन गया। मैंने यहाँ पे ये देखो 2 इंटू 13 लिख रखा है। इसी तरीके से 91 के करेंगे तो पहले 7 का जाएगा, फिर 13 7 91 होता है, 13 आ गया, ये देख लो। तो इन दोनों में 26 और 91 में एचसीएफ कैसे करते हैं, एचसीएफ वो चीज़ होती है कि दोनों में जो कॉमन है, दोनों में कॉमन है, यानी दोनों में देखो 2 ऊपर वाले में 26 वाले में 2 है, लेकिन देखो इस 91 वाले में 2 नहीं है तो नहीं आएगा 2 कॉमन। 7 नीचे वाले में, ऊपर वाले में 7 नहीं है 26 वाले में, तो ये नहीं आएगा। इसका मतलब दोनों में देखो क्या मैच हो रहा है, 13 मैच हो रहा है, तो मैच हो रहा है वो क्या होता है, एचसीएफ होता है। इसके बाद अपने इसका एलसीएम निकालें, एलसीएम वही तरीका सेम, जैसे एचसीएफ निकालने का तरीका देखो, एचसीएफ मैंने बताया था अभी, उसी तरीके से सेम फाइंड आउट करना है अपने को। एक ही क्वेश्चन का बताऊंगा और बाकी सारे आपको करने हैं। एचसीएफ इस तरीके से निकालना है, जैसे 2 संख्या आ गई तो दोनों को यहाँ लिखो, एलसीएम 26 और 91, 3 आ जाए तो तीनों को यहाँ लिखना है कोमा लगा के, 4 आ जाए तो 4 को लिखो, 2 आ रही है तो 2 को लिखो। अब दोनों में पहले किसका भाग देंगे, 2 का, किसका देंगे, 2 का, चाहे एक संख्या में जा रहा है लेकिन 2 का देना है। 2 का दिया तो कितना आ गया, यहाँ 13 आ गया, 91 में नहीं जा रहा तो 91 का 91। फिर देखो यहाँ पे किसका जाएगा, अब किसी का नहीं जाएगा, अपने जाएगा, जैसे 91 है इसके अंदर 7 का जा रहा है तो पहले 7 का देंगे, 13 का 13 आ जाएगा, 13 में नहीं जा रहा तो 13 7 91 आ गया। अब दोनों में देखो 13 13 है ना, अब 13 का जाएगा, 13 एकम 13 ये आ गया। अब इसके फैक्टर क्या बने, 2 एलसीएम के अंदर क्या बनेंगे, 2 इंटू 7 इंटू 13, ये आ गए। इनको इकट्ठा लिखना है, एलसीएम के अंदर आपको कोई कॉमन नहीं लेना, दोनों को इकट्ठा अभाज्य गुणनखंड करके उनका क्या करना पड़ेगा, सिर्फ 2 इंटू 7 इंटू ये फैक्टर आए हैं, इनका गुणनफल करना। तो 2 के 7 से मल्टीपल किया तो 14 आ गया, 14 को 13 से मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा, 182। इसका मतलब इसका एलसीएम तो कितना आ गया अपने पास है, एलसीएम देख सकते हो 182, और एचसीएफ कितना आ गया, 13 आ गया। तो इस तरीके से आप, और अब देखो 2 संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या जो दे रखी थी उनका गुणा करो, 26 इंटू 91 किया तो क्या आ गया, 2366। अपने जांच कर रहे हैं अब जो दिया है उसने, एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल किया तो एचसीएफ 13 था और एलसीएम कितना 182 था, इनका गुणनफल किया वो भी कितना आ रहा है, 2366 आ रहा है। इसका मतलब अपने जो उसने की अपने को जो बोला है वो सही है, यानी 2 संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। आप लिख सकते हो भी यह क्या है, सत्य है, ठीक है ना, हमने जांच की है, इस यह क्या है, सत्य, अतः लगा के लिख सकते हो, अतः 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो इसी प्रकार मैंने एक क्वेश्चन का बता दिया, इसी प्रकार आप 510 और 92 और तीसरा क्वेश्चन है 336 और 54 का करोगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम वेस्ट मत करो, आपको जो टफ क्वेश्चन लग रहा है उसको करके देखो। वैसे ईजी क्वेश्चन है ये सबसे ईजी प्रश्नावली बची है, क्योंकि इसके अंदर टफ पार्ट था वो काट दिया गया। ये 4 नंबर की प्रश्नावली है, इसको आपको यानी ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, या तो एचसीएफ और एलसीएम याद करो, पक्का आएगा, गारंटी है 100%। और एक आगे जो आगे प्रश्नावली आ रही है 1.3 जो पहले थी अब 1.2 है, तो उसके अंदर डायरेक्ट पूछा जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि यह संख्या अपरिमेय संख्या, जैसे 5 - √3, 7 + √3। उनमें आपको सिर्फ एक क्वेश्चन अच्छे से समझना है, वो क्वेश्चन मैं आपको अलग से नोटबुक में नोट करके सिर्फ एक ही क्वेश्चन में बताऊंगा, जो हिंदी आपको बताऊंगा वो आपको याद रखनी है, बस आपको संख्या चेंज करनी है। क्या करना है, सिर्फ संख्या चेंज करनी है, वो क्वेश्चन पक्का मिलेगा आपको। 3 नंबर में हो सकता है 2 नंबर, 2 नंबर में आपको 1.2 में से मिल जाएगा, 2 नंबर में आपको 1.3 में से मिल जाएगा। यानी पहले जो बुक थी उसके हिसाब से बता रहा हूँ, और अब जो प्रश्नावली है 1.1 और 1.2 सिर्फ 2 है, यानी 1.1 और 1.2 के अंदर दोनों के अंदर 2 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, या 2 1 नंबर के, वो आगे जो ब्लूप्रिंट आएगा उसके हिसाब से पता चल जाएगा हमें किस प्रकार का आएगा, पर आएगा इससे, तो आपको ध्यान से समझना। अब देखो इस अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा तीसरा क्वेश्चन है एलसीएम और एचसीएफ, तो मैंने बता दिया
भी HCF और LCM कैसे करना है। अब 12, 15, 21 आ गया तो तीनों का LCM ज्ञात कर लो। पहले LCM किया करो। LCM करते हैं तीनों संख्याओं को इकट्ठा, 12, 15 और 21। जैसे इसके अंदर किसका भाग जा रहा है, पहले 2 का तो जा तो रहा है, 2 का जा रहा है, 2 का भाग दिया तो 6 2 12, इसमें नहीं जाएगा 15, इसमें नहीं जाएगा 21। अब देखो, अब जाएगा, देखो किसका, 2 का फिर जा रहा है, 3 2 6, यहाँ आ गया 15 और यहाँ आ गया 21। अब देखो किसका जा रहा है, 3 का जा रहा है, 3 एकम 3, 5 3 15, अब 7 3 21। ठीक है, अब जाएगा एक बार 5 का जाएगा, फिर एक बार 7 का जाएगा। इस तरीके से आपको करना है, क्योंकि 5 एकम 5 हो जाएगा, दूसरी बार में 7 है। ये जो फैक्टर है इनको इकट्ठा लिखो, जैसे यहाँ लिख रखा है मैंने 12 15 21 का। LCM वाले में देखो, LCM वाला ये पार्ट है, इसके अंदर देखो 2 × 2 यानी 2 की स्क्वायर, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। इनका LCM क्या आ गया, इनको मल्टीपल किया तो 2 की स्क्वायर 4 होती है, और 2 की स्क्वायर 4 होती है, 4 दिए 12 होता है, और 12 5 60, 60 7 420। इसका LCM क्या आ गया, 420। अब HCF कैसे ज्ञात करते हैं, 12 15 और 21 का। 12 15 21 का आपको क्या करना है, अलग से फैक्टर, 12 यहाँ, 15 यहाँ और 21 यहाँ, अलग से तीनों के करके, तीनों में जो यहाँ किए हुए हैं मेरे, तो आप देखो मैंने कर रखे हैं पहले। इस तरीके से अलग से करना है आपको। HCF के अंदर 12 का किया तो 2 × 2 × 3 आएगा, 2 की स्क्वायर × 3 लिख दिया। 15 का 3 × 5 आएगा, 21 का 3 × 7 आएगा। यानी पहले छोटी संख्या जिससे भाग जा रहा है पहले उसको करना है आपको, फिर आगे की संख्या भी करना है। अब दोनों में कॉमन क्या, देखो 2 की स्क्वायर 12 के अंदर है, लेकिन 2 दूसरे वालों में नहीं है तो नहीं आएगा। 3 देखो तीनों में है ना, 3 देखो तीनों में है, तो 3 देखो यहाँ पे, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। इसका मतलब HCF क्या, एक तो आ गई 3। अब देखो और कोई संख्या है क्या मैच हो रही है, 5 बीच वाले में 15 में है लेकिन ऊपर वाले में नहीं है, 7 21 वाले में है लेकिन ऊपर वाले दोनों में नहीं है, तो इसका मतलब HCF वही आती है जो कॉमन संख्या होती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसका HCF 3 आ गया, LCM 420 है। इसी तरीके से आपको 17 23 29 का निकालना है, 8 9 25 का निकालना है। 17 23 29 का निकालोगे, 17 के अंदर सिर्फ 17 का भाग जा रहा है, किसी का नहीं जाएगा, 1 × 17 हो गया। और 23 के अंदर 23 का भाग जाएगा, 23 × 1 हो गया। 29 के अंदर सिर्फ 29 का भाग जाएगा, 29 1 29। तो HCF क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ 1 आ रहा है। LCM क्या आएगा, तीनों का मल्टीपल, 17 × 23 × 29, 11,339। ये आप देख सकते हो आपके सामने क्वेश्चन। ठीक है, अगर कोई डाउट हो, कुछ क्लियर नहीं हो रहा तो आप कमेंट में मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। तो अब तीसरा क्वेश्चन है 8 9 25। इसका भी उसी प्रकार से अभाज्य गुणनखंड करके आप इसका निकाल सकते हो HCF। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं है। चौथा क्वेश्चन देखो, चौथे क्वेश्चन में देखो HCF 306 और 657 का 9 दिया हुआ है, LCM 306 और 657, यानी HCF दिया और LCM निकालना है। ठीक है, संख्या दे रखी है अपने को, पहली क्या है 306 और दूसरी क्या है 657 है। तो आपको पता है HCF इतना है, हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं, सूत्र है ना अपने पास, क्या सूत्र है कि HCF × LCM बराबर 2 संख्या का गुणनफल। इसलिए आपको निकालना क्या है, LCM निकालना है, तो 2 संख्या का गुणनफल, ये HCF इसके साथ गुणा में है तो आगे जाके कहाँ आ जाएगा, भाग में आ गया। तो 2 संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं को गुणनफल में लिखो। जैसे 306 और 657, भाग किसका देना है, LCM का देना है। LCM कितना देर का, 9 देर का, भाग दिया तो अपने पास है ये आ गया। देखो ये HCF दे रखा था, HCF का मैंने भाग दिया तो LCM कितना आ गया, 22,338। आपको काटना है, भाग देना है। पहले आप 9 से डायरेक्ट भाग दो, किस में जा रहा है, दोनों में से देखो, फिर आपको गुणा करना है। तो 22,338 आ गया। तो LCM क्या आ गया इसका, 22,338 आ गया। प्रश्न संख्या 5 देखो, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो आपको ये देखना है भी, देखो 6 n प्राकृत संख्या n, जैसे प्राकृत संख्या कौन सी होती है, 1 2 3 4 5 6 जैसे अनंत तक। ठीक है ना, तो आपके 6 की जगह एक ऊपर रख के देखो, 6 की पावर 1 6, 2 रखेंगे तो 6 की पावर 36 हो जाएगा, या 6 की पावर 2 36 हो जाएगा। इसी तरीके से चलता जाएगा। लेकिन ये अपने को देखना है क्या यह 0 पर समाप्त होगी कभी, 6 की पावर n का मान रखते जाएं, कभी यह 0 पर समाप्त होगी या नहीं होगी। आप डायरेक्ट भी देख सकते हो, रख के ये 0 पर समाप्त कभी नहीं होगी। 6 की पावर कितनी कर देंगे अपने पास, लास्ट में अंक 0 नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, 6 आएगा। इसके लिए अपने इसको करना कैसे, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो कैसे करना है। तो देखो अब मैं जो लिखा हुआ है वो ऐसे कैसे एज इट इज ही आप लिख सकते हो, ऐसे नहीं लिख सकते, अपनी लैंग्वेज में लिखो। यानी हम जानते हैं कि, ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये देखो
हम जानते हैं कि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त हो सकती है तो वह 10 से विभाजित होगी, यानी कोई संख्या अगर 0 पर समाप्त होगी तो उसमें 10 का भाग जरूर जाएगा। या दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं, यानी 10 का फैक्टर क्या होता है, 2 और 5। तो संख्या अगर 10 से विभाजित होगी तो वो 2 और 5 से भी विभाजित होगी। यहाँ 10 के फैक्टर किए मैंने 2 × 5, तो क्योंकि 10 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 × 5। तो अगर 10 से, यानी कोई संख्या अगर 2 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, वो 10 से भी विभाजित होगी। तो अपने कह सकते हैं भी कोई संख्या अगर 0 पर समाप्त हो रही है, वो 10 से विभाजित होगी, तो वो किससे विभाजित होगी, 2 और 5 से होगी। ये आपको लिखना है इतना। फिर अपने नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलेंगे 6 की पावर n का मैंने अभाज्य गुणनखंड किया, तो 6 को क्या लिख सकता हूँ मैं फैक्टर करके, 2 × 3 लिख सकता हूँ। ऊपर पावर n है तो मैंने n का n लगा दिया। अलग अलग करते हैं दोनों को, 2 की पावर n × 3 की पावर n लिख दिया। अब 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में बताओ 5 है क्या, देखो आप 5 है क्या, यानी 0 पर समाप्त होती है तो उसके गुणा में 5 होता है। यहाँ क्या आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है, देखो 2 और 3 आ रहा है, लेकिन 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, इसलिए 6 की पावर n 5 से विभाजित नहीं है, 5 से विभाजित नहीं होगी। तो क्या अपने कह सकते हैं, अंकगणित की आधारभूत अनुपातिक प्रमेय यानी आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता में यह निश्चित कराती है कि 6 की पावर n के गुणनखंड में 2 और 3 के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है क्या बताओ, 6 का कोई अभाज्य गुणनखंड और है क्या, 2 और 3 के अलावा नहीं है। तो नहीं है, तो यानी 5 नहीं आ रहा। मेन बात यही है कि 5 नहीं आ रहा, 2 और 5 आ जाता तो यह क्या है, 10 से विभाजित होती और इसके अंक भी क्या आ जाता, संख्या 0 पे समाप्त भी हो जाती। अब अपने लिख सकते हैं इसमें कि किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। तो आप इस क्वेश्चन को दोबारा देख सकते हो। आप नोट डाउन करना चाहो तो इस वीडियो को देख के आप नोट डाउन भी कर सकते हो। अगर कहीं किसी को समझ नहीं आया तो मेरे को कमेंट कर देना। कुछ नहीं है, फैक्टर करना है डायरेक्ट। 6 की पावर n की जगह आपको 8 की पावर n भी दे सकता है, 7 की पावर n भी दे सकता है, 10 की पावर n भी दे सकता है, 50 की पावर n भी दे सकता है, कुछ भी दे, आपको करने का तरीका आना चाहिए। उसके आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए, अभाज्य गुणनखंड कीजिए। अगर उसके अंदर 2 और 5 आ रहा है, 2 और 5 आ रहा है, 2 और 5 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं बढ़ना चाहिए, ध्यान रखना। 2 और 5 के अलावा और कोई फैक्टर बढ़ना है तो वो विभाजित नहीं होगी, वो 0 पे समाप्त कभी नहीं होगी। 2 और 5 होना उसके अंदर कितने ही हो, चाहे 2 5 बार हो, चाहे 5 10 बार हो, कितने ही हो, फिर भी वो 0 पे समाप्त होगी। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। चलते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। विभाज्य संख्या क्यों है, कारण बताना है। भाज्य संख्याओं के उत्तर देखो, इसका हल करते हैं। भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक भाजक होते हैं, यानी कोई भी भाज्य संख्या होगी उसके कितने होते हैं, 2 से अधिक भाजक होते हैं। दी गई संख्या देखो, पहले संख्या दे रखी है 7 × 11 × 13 + 13। इसको करते हैं तो देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है, ऊपर लिख दिया या नीचे आ गया, कोई बात नहीं। दोनों के अंदर देखो कॉमन आ रहा है 13। 13 मैंने जैसे कॉमन लिया तो इधर बचा है अपने पास, यहाँ देखो इधर बचा है अपने पास 7 × 11, 13 बाहर निकल गया, प्लस में यहाँ से 13 बाहर निकल गया, तो क्या बचा है यहाँ पे 1 बचा, ये मैंने लिख दिया। अब आगे चलते हैं अपने, तो 7 × 13 कॉमन आ गया, 11 7 कितना होता है, 77 होता है, 11 7 77 हो गया, प्लस का 77 और 1 कितना होता है, 78 होता है। 78 को जैसे मैंने इसके 78 के और इसके फैक्टर किए तो 13 × 6 = 78 होता है, तो इसको 78 को मैंने लिख दिया 13 × 6। इस प्रकार इस संख्या के 2 से अधिक भाजक है क्या, एक तो आ गया 6 और एक आ गया 13, और एक इसके साथ हमेशा मल्टीपल में क्या होता है, हमेशा कोई भी संख्या है जैसे 6 है, 6 के मल्टीपल में हमेशा 1 होता है, चाहे कितनी कोई भी संख्या दे रखी है उसके मल्टीपल में हमेशा 1 होता है। तो यहाँ भी इनके मल्टीपल में भी क्या है, इनके मल्टीपल में भी 1 होगा। तो इसका मतलब इस प्रकार संख्या के 2 से अधिक भाजक है, 1 6 और 13, इसलिए यह संख्या एक भाज्य संख्या हो गई। ये तो भाज्य प्रूव कर दिया। इसी तरीके से अगले वाली का देखना है, को क्या कॉमन आ रहा है दोनों में, प्लस का 5 है इधर, तो अपने पता है अभी इधर भी 5 है, ये रहा, ये भी 5 है, दोनों में से 5 कॉमन निकाल दिया। यहाँ जो संख्या बची है 5 के अलावा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 बचा, प्लस का यहाँ 5 निकल गया तो यहाँ 1 बचेगा। तो इनका मल्टीपल किया तो 1008 आ गया, प्लस का 1 है, 1008 में 1 जोड़ेंगे 1009, 1009 का देखो इस प्रकार 2 से अधिक भाजक एक क्या बनेंगे 1009 के, एक तो आ गया, एक तो होता ही है सब में, 1 आ गया और 1 5 आ गया, 1 1009 आ गया, 3 संख्या बन रही है। यानी 2 से अधिक अगर किसी संख्या की भाजक होंगे तो वो क्या होगी, एक भाज्य संख्या होगी। ध्यान रखना है, 2 से अधिक अगर किसी संख्या के भाजक होंगे वो भाज्य संख्या होगी। तो इसके अंदर बन रहे हैं 3, तो यह संख्या भी क्या होगी, भाज्य संख्या। इस प्रकार आपको इस क्वेश्चन को करना है। अगर समझ नहीं आया तो मेरे को दोबारा बता देना।
लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन इस प्रश्नावली का, यानी जो पुरानी बुक में 1.2 थी, नई बुक में 1.1 है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपको 1.3 है, उसके अंदर सिर्फ एक ही क्वेश्चन बताया जाएगा। वही क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आपको नोट डाउन करना है, जैसे जैसे मैं बताऊंगा। मैं अपनी नोटबुक के अंदर नोट किया हुआ क्वेश्चन कराऊंगा आपको, बस आपको उसमें संख्या चेंज करनी है। तो आप इस चैनल पर नए हो तो इस वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि वो टॉपिक छूटे ना। वो क्वेश्चन बस आपको एज इट इज वैसे ही छापना है। आपको 1.23 वाला क्वेश्चन वैसे ही छापना है, आपको संख्या चेंज करनी है जो दे रखी है। जैसे √5 दे दिया तो वहाँ √5 लगाना है, 7 + √3 दे दिया वहाँ 7 + √3 लगाना है। वो आपको मैं समझा दूंगा। सिर्फ एक क्वेश्चन से आपकी पूरी प्रश्नावली कंप्लीट। इसका मतलब ये 4 नंबर कहीं नहीं जाने चाहिए आपके। इससे आगे मैं दूसरी तीसरी आगे सारी प्रश्नावलियाँ इसी प्रकार कराऊंगा, क्योंकि आपका बोर्ड का टाइम है। अब फरवरी में एग्जाम होने का बोल रहे हैं, तो आप अगर इस वीडियो को देख के अगर रिवीजन नहीं करोगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि एग्जाम टाइम के अंदर आप पूरी बुक नहीं निकाल सकते। तो अपने करते हैं इस क्वेश्चन की बात। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। एक मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों ही एक स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुण्य प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो रवि को कितने मिनट लग रहे हैं? 12 मिनट। सोनिया को कितने मिनट लग रहे हैं? 18 मिनट। ये दे रखा है, ठीक है। रवि को 12 मिनट, सोनिया को 18 मिनट। वे एक समय दोनों अपने प्रारंभ स्थान पर होंगे। कब होंगे? 12 और 18 का क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। अगर इसका क्वेश्चन आ जाए आपके पास, चाहे आपको चक्कर की बात करे, चाहे कैसी ही बात करे, आपको पूछ ले भी पुण्य प्रारंभिक स्थान पर कब आएंगे, तो हमेशा उसका क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। 18 के अभाज्य गुणनखंड करना, 2 × 3 × 3 आएगा। 12 के करना 2 × 2 × 3 आएगा। 12 और 18 का एलसीएम क्या आएगा? आप इकट्ठा भी कर सकते हो, 12 और 18 पे कर देना आप। 2 6 आएगा, 9 आएगा। इसी तरीके से आप 3 का भाग दे के और 2 का दे के करेंगे तो ये बनेगा इसका 2 × 2 × 3 × 3 × 2 2 4 4 3 12 12 3 36। तो पुण्य प्रारंभिक स्थान पर कितने मिनट? मिनट है तो मिनट आएगा, मिनट में आएगा। ये देखो मिनट है तो मिनट में आंसर आ गया। अतः लगा के लिखना आपको इस प्रकार। अतः इस प्रकार रवि और सोनिया 36 मिनट बाद दोनों अपने प्रारंभिक स्थान पर। ये लाइन लास्ट में जो एग्जामिनर आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन के अंदर पूछा है, वो लाइन आपको जरूर लिखनी है। इसका भी बहुत इफेक्ट पड़ता है, नंबर नहीं कटेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपकी ये प्रश्नावली कंप्लीट है। इसके बाद अपने 1.3 करेंगे। आप अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी प्रकार आपको बहुत ही फायदेमंद क्लास होने वाली है। तो थैंक्स सभी विद्यार्थियों को।